हेलो एवरीवन। आज हम लोग AIPMT 2011 की केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस बच गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 34 जो था वो है, विच वन इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। मतलब इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, हमें ये पहचानना है। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। दूसरा वाला जो है तो यही सही हो जाएगा, ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तीसरा जो है वो शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और चौथा जो है वो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, कोवलेंट कैरेक्टर पे। जैसे BR, FI और Cl ये एक ही ग्रुप के हैं, तो इसमें जो है जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा F, फ्लोराइड आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडाइड आएगा। ठीक है, अब आगे 36 है क्वेश्चन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एटम। मतलब एक एटम के फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है n स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे, n हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे 37 ने पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये क्यों, क्योंकि मेटा इफेक्ट की वजह से, मेटा इफेक्ट प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CH3 ग्रुप। 38 पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इन केल्विन इज डबल। बोला है टेम्परेचर को अगर हम डबल कर दें तो एवरेज वेलोसिटी में कितना इंक्रीज होगा, कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट T के, यानी टेम्परेचर के। तो इससे हमारा इक्वेशन बन जाएगा कौन सी, एवरेज वेलोसिटी 2 अपॉन एवरेज वेलोसिटी 1 इक्वल टू अंडर रूट 2T अपॉन T। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.4। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इन ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन पता चली कि ड्यूमा मेथड जो होता है वो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में यूज़ होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए। तो बोला एक कंपाउंड में 0.3 ग्राम कंपाउंड है, उससे 55 ml हमने नाइट्रोजन कलेक्ट की है 300 केल्विन टेम्परेचर पे और 715 mm प्रेशर पे। तो उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का प्रेजेंट था, हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो होता है उसी से ड्राइव करते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, इससे हम V2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो ml में आएगा, वॉल्यूम इन ml आएगा। उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, और जब उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 16.45%। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स, अब ये कॉम्प्लेक्स दिया है, विल हैव हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें बताना है इस कॉम्प्लेक्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स अगर क्लियर दिख ना रहा हो तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये है पी टी, फिर ब्रैकेट में पी वाई, फिर अगेन ब्रैकेट में NH3, फिर ब्रैकेट में BrCl, ठीक है, और होल ब्रैकेट है। यानी ये MABCD के फॉर्म में कंपाउंड दे रखा है। हमें पता है जब MABCD के फॉर्म में दिया रहता है कोई कंपाउंड तो वो स्क्वायर प्लानर होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लानर होती है। जो और स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री के कितने आइसोमर होते हैं? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। जो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इक्वल होता है 1 मोल इन 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। यहाँ वाटर, ठीक है, वाटर होता है, या N सॉल्यूट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो वाटर जो सॉल्वेंट है वो हो जाएगा 1000 ग्राम के इक्वल। अब आगे देखते हैं, N सॉल्वेंट की अगर वैल्यू निकालें हम तो वो होगी 1000 अपॉन 18। 18 क्या है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, इज इक्वल टू 5.5.56, ठीक है। अब अगर हमें सॉल्यूशन का x क्या है? सॉल्यूट है, और हमें यही फाइंड आउट करना है। x सॉल्यूट कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन में चाहिए ना, तो 1/1 प्लस 5.56, तो आएगा हमारा 0.0177, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन है उसमें डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है कि XY4 ग्राम बनाने के लिए इसी कंपाउंड का कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी, ठीक है। तो इसमें लीचैलिटी प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि देखो x ग्राम का किसी कंपाउंड X2 कंपाउंड में जब हम 4Y2 डालते हैं तो हमारा 2XY बनता है, ठीक है। और हमें कितना बनाना है? हमें सिर्फ XY बनाना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कब फेवर करेगा? जब हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो। तो डेल्टा H हमारे यहाँ 0 दे रखा है, डेल्टा H जो है वो लेस देन 0 दिया है, सॉरी, लेस देन 0 दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा N भी लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में ये रिएक्शन फेवर करेगी, मतलब ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, द Lesagny extract is boiled with concentration HNO3 while testing for halogen. By doing so, देखो ये जो है ये क्या होता है? ये Na2S या
और NaCN जो है अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ये H2S और HCNO को डिकम्पोज कर देंगे। किसकी वजह से? HNO3 की वजह से। HNO3 जो है वो डिकम्पोज कर देगा हाइड्रोजन सल्फाइड को और साइनाइड को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डिकम्पोज Na2S and NaCN इफ फॉर्म्ड। अगर बनेगा तो इसे डिकम्पोज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, N2 गैस है, उसे ऐड करेंगे ऑक्सीजन गैस के साथ तो 2NO गैस बनेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दे रखा है ये सेकेंड रिएक्शन के लिए। तो हमें नया यानी K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन मेथड है इक्वेशन बना के और इक्वेशन को बैलेंस करके निकालेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना है और कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रोवोल्ट। द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ λ1 एंड λ2 विल बी। हमें λ1 और λ2 का वो रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो ये क्या इसमें जो है ना ये वाली इक्वेशन लगेगी। एनर्जी किसकी इक्वल होता है? hv/λ1। ठीक है, तो इससे हम ड्राइव कर सकते हैं इक्वेशन E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। ठीक है, ये इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो इससे क्या इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा? इसे सॉल्व करने पे आएगा कि λ1 जो है वो डबल होगा λ2 का। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब इसमें पूछा है कि मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू मिनिमम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो सबका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लो। बॉन्ड जैसे इसका क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। ठीक है, मतलब 10 में से माइनस करोगे 7 को और अपॉन 2 क्या नीचे वैलेंसी रखते हैं ना। फिर और O2 का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। हमसे मिनिमम पूछी है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका प्लस ऑक्सीजन प्लस का ना, तो इसी का सबसे कम होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पोटेशियम ये K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवाएंगे जब हम लोग, तो किसका फॉर्मेशन होगा पूछ रखा है। तो इसमें जो है जिसका जो ग्रीन कलर होगा वो होगा Kr2SO4 ट्राइस, इसकी वजह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब हमें गलत स्टेटमेंट छांटनी है, नॉट ट्रू। तो ये 4 स्टेटमेंट है। पहला दे रखा है, मतलब ए दिया है कंसंट्रेशन ऑफ
DO यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन बिलो 6 ppm इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश। यही गलत होगा, क्यों? क्योंकि अगर 6 ppm से कम होता है हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन तो फिश की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये हमें पहले ही मिल गया। बाकी के पढ़ लेते हैं। क्लीन वाटर वुड हैव अ BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, तो ये भी सही, ये सही है हमारा। उसके बाद ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पॉल्यूटेंट, ये भी सही है। और डी दे रखा है कि pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 से 9.5, तो ये तीनों फैक्ट सही हैं, इन्हें याद कर लो। गलत छाटना था तो वो हमारा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ n इज इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले S सेल को भरते हैं, फिर उसके बाद F सेल, फिर D, फिर P। ठीक है, तो ये D वाला सही हो जाएगा, NS, N-2F, फिर N-1D, फिर NP। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन, तो ब्लीचिंग एक्शन के लिए कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया 2011 का पेपर केमिस्ट्री वाला। आगे हम 2010 का देखेंगे केमिस्ट्री वाला, क्योंकि केमिस्ट्री तैयार करना इतना ही ज़रूरी है जितना बायोलॉजी। फिर एक बार केमिस्ट्री कर लें, उसके बाद फिज़िक्स के भी क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे।